हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सोनिया गर्ग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7 साइंस बुक के चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2, जंतुओं में पोषण के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है रिक्त स्थान का है। के पॉइंट है, मानव पोषण के मुख्य चरण डैश एंड डैश हैं। तो मानव का जो पोषण होता है उसके चरण हमें बताने हैं। तो 5 चरण होते हैं बेटा। नंबर 1 है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन। ये इनके 5 चरण होते हैं। इनके द्वारा ही पूरा पोषण हमारा पूर्ण होता है। नंबर 2 है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम। तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम है यकृत, इंग्लिश में इसे लीवर कहते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। गैप पॉइंट है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो डैश में आएगा पाचक रस। इन दोनों रसों के द्वारा ही अमाशय में भोजन का पाचन होता है। घ पॉइंट है, शुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो डैश कहलाते हैं। तो जो शुद्रांत्र में छोटी आंत होती है उस पर छोटे छोटे उंगली के समान रचनाएं होती हैं, उन्हें प्रवर्ध कहते हैं। और उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ रोम कहते हैं। ऐसी हमारी संरचनाएं होती हैं आंतरिक दीवार पर, उन्हें हम कहते हैं दीर्घ रोम। नेक्स्ट है अमीबा अपने भोजन का पाचन। जो अमीबा है अपने भोजन का जो पाचन है, उसका भोजन जो पचता है वो खाद्य धानी में करता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा राइट रॉन्ग का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट देखते हैं हम, मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। तो ये सेंटेंस बेटा रॉन्ग है। मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ नहीं होता, वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। मुंह में जो हमारे लार ग्रंथियाँ होती हैं उनसे जो लार निकलती है उन्हीं से मंड का पाचन प्रारंभ हो जाता है। सेकंड है जीभ लालक ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो ये सही है। जीभ से जो हमारी लार ग्रंथि होती है वो लार निकलती है। तो लार का कार्य क्या है, वो भोजन में मिल जाती है और जीभ उसको मिलाती है। तो ये सेंटेंस है हमारा राइट। थर्ड है पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। तो जो पित्ताशय होता है उसके अंदर पित्तरस होता है और वो अस्थायी रूप से उसमें रहता है, वो उसमें निकलता रहता है। तो ये सेंटेंस है राइट। घ है रूमिनेंट निगली वाली घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। तो रूमिनेंट वो होते हैं जो एनिमल्स जानवर घास खाते हैं, उनको हम रूमिनेंट कहते हैं। और वो अपने मुंह में वापस घास को ले आते हैं और वो काफ़ी देर तक उसको चबाते रहते हैं, जिसको जुगाली करना भी कहते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा है राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो विकल्प सही है उस पर राइट का निशान लगाना है। तो क्या पॉइंट है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है। तो वसा का जो डाइजेशन है, पाचन है, वो जिस अंग में होता है वो बताना है हमें। अमाशय, मुख, क्षुद्रांत्र, वृद्धांत्र। तो आंसर है हमारा क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत में वसा का पाचन पूर्ण रूप से हो जाता है। ख है जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है। तो 4 पॉइंट दे गए हैं। फर्स्ट है अमाशय, ग्रसिका, क्षुद्रांत्र, वृत्रांत्र। तो लास्ट है आंसर हमारा वृहद आंत्र यानी बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉलम ए में दिए गए कथनों का कॉलम बी से मिलान कीजिए। यानी मैचिंग का क्वेश्चन है। कॉलम ए में कुछ शब्द दिए गए हैं और कॉलम बी से इन्हें हमें मैच करना है। ऊपर लिखा है खाद्य घटक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, पाचन के उत्पाद यानी पाचन होने के बाद जिनका निर्माण होता है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, शर्करा, अमीनो अम्ल। तो कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन हो जाता है, पाचन हो जाता है, तो शर्करा का निर्माण होता है। और प्रोटीन का जब डाइजेशन हो जाता है तो अमीनो अम्ल बनते हैं। और
वसा का जब डाइजेशन हो जाता है तो वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, दीर्घरोम क्या हैं, वे कहाँ पाए जाते हैं और उनका कार्य क्या है? उत्तर है शुद्ध आंत्र या छोटी आंत की भीतरी दीवार पर हजारों उंगली जैसी संरचनाएं उभरी रहती हैं, उन्हें दीर्घरोम कहते हैं। तो जो छोटी आंत होती है हमारी, उसकी जो अंदर की दीवार होती है उस पर हजारों छोटी छोटी उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये छोटी आंत में पाए जाते हैं। दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत में। और इनका कार्य क्या है? इनका कार्य जो है, ये हमारा जो खाना जो है वो लिक्विड फॉर्म में तरल अवस्था में आ जाता है तो उनका अवशोषण करने का कार्य करती हैं। उनको वो खाने को अवशोषण कर लेती हैं और उनका एरिया बढ़ा देती हैं, अवशोषण का एरिया बढ़ा देती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पित्त कहाँ निर्मित होता है और ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? जो पित्त है वो कहाँ बनता है? वो यकृत में बनता है, यानी लीवर में पित्त का निर्माण होता है। और ये भोजन के किस घटक का पाचन करता है? तो इसका संग्रहण जो है पित्ताशय में होता है और ये भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करता है, यानी पित्त जो है वो वसा का पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। ऐसा कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है जिसको रूमिनेंट यानी घास खाने वाले जो जानवर हैं वो तो उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, पाचन कर सकते हैं, किंतु मनुष्य नहीं कर सकते। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम सेलुलोज है जिसका पाचन मनुष्य नहीं करता परंतु रूमिनेंट कर सकता है, यानी उस सेलुलोज नाम है उस कार्बोहाइड्रेट का। इसका कारण यह है कि सेलुलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसका पाचन रूमिनेंट कर सकते हैं। रूमिनेंट्स में शुद्रांत्र एवं वृद्धांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जहां भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। तो जो घास खाने वाले जानवर हैं उनके पेट में शुद्र आंत्र एवं छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर कुछ जीवाणु उपस्थित रहते हैं और वो ही सेलुलोज का पाचन करते हैं। लेकिन मनुष्य की जो आहार नाल है उसमें ऐसे कोई जीवाणु नहीं रहते हैं तो वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ही जो मानव है वो सेलुलोज का डाइजेशन पाचन नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कारण है कि हम ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त करते हैं? यानी जब हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज का पानी पीते हैं तो हमको तुरंत ही क्या होता है, ऊर्जा मिलती है, तुरंत ही हमें अच्छा लगता है, फ्रेशनेस लगती है ग्लूकोज का पानी पीते ही। तो ऐसा क्यों होता है? ग्लूकोज शर्करा का सरल रूप है जिसे पाचित करना बहुत ही आसान है और यह तुरंत ही आंतों द्वारा अवशोषित हो जाता है। यही कारण है कि हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हम खाना खाते हैं तो खाने का जब डाइजेशन पाचन हो जाता है तो वो खाना जो है लास्ट में ग्लूकोज में ही परिवर्तित हो जाता है। और जब हम सीधा ही ग्लूकोज लेते हैं यानी ग्लूकोज का पानी पीते हैं तो वो हमें डाइजेस्ट तो करना नहीं पड़ता है, तो तुरंत ही वो आंतों द्वारा अवशोषित हो जाता है और हमें तुरंत ही ऊर्जा मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? तो आहार नाल के ये भाग हैं और इनके द्वारा जो क्रियाएं होती हैं उनके हमें नाम बताने हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण, जब हमारा खाना पच जाता है तो उसका अवशोषण कहाँ होता है? तो उसका अवशोषण होता है शुद्ध आंत्र यानी छोटी आंत में उसका अवशोषण होता है। दूसरा है भोजन को चबाना। भोजन कहाँ चबाया जाता है? सभी बच्चों को पता है ये तो, भोजन मुंह में चबाया जाता है। तीसरा है जीवाणु नष्ट होना।
तो जब हम खाना खाते हैं और कुछ जीवाणु हमारे खाने के साथ हवा के साथ मुंह में चले जाते हैं तो वे आमाशय में नष्ट होते हैं। आमाशय में एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उससे वे नष्ट हो जाते हैं। 4th पॉइंट है भोजन का संपूर्ण पाचन। भोजन का पूरा पाचन हो जाता है, पूरा पाचन पूर्ण हो जाता है तो वो होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। 5th है मल का निर्माण, यानी मल का निर्माण कहाँ होता है? मल का निर्माण बड़ी आंत में होता है। वृहदांत यानी मल का निर्माण बड़ी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं अंतर लिखिए। मानव और अमीबा एक जंतु है, एक कोश के जंतु। जब इनका पोषण होता है तो इनमें समानता और एक अंतर हमें बताना है। तो आंसर है मानव और अमीबा के पोषण में समानता। ये दोनों ही विषम पोषण करते हैं क्योंकि दोनों में ये सभी क्रियाएं होती हैं। इनमें खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है, ऊर्जा मुक्त होती है। साथ ही साथ इनमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन आदि भी होता है। तो दोनों की जो जंतु हैं, जीव हैं, उनमें ये सारी क्रियाएं होती हैं। खाना अंतर्ग्रहण में अंदर लेना, फिर डाइजेशन करना, उसका पचना खाने का, फिर उसका अवशोषण होना, स्वांगीकरण होना और निष्कासन, फिर खाना पचने के बाद उसको बाहर निकाल देना जो खाना पचता नहीं है। तो ये सारी क्रियाएं जो हैं ये मानव और अमीबा दोनों में ही होती हैं। तो ये तो इनकी समानता ही हो गई। अब इनमें ये है अंतर भी हमसे पूछा है कि इनमें दोनों के पाचन में हमें अंतर भी बताना है। तो अमीबा में पाचन क्रिया बहुत ही सरल है जबकि मनुष्य में यह बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। तो अमीबा का जो पाचन है वो बहुत सरल प्रक्रिया द्वारा होता है और मनुष्य में ये पाचन बहुत जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 मैचिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 भी कॉलम ए में कुछ दिए गए हैं वर्ड्स, कॉलम बी में भी कुछ शब्द दिए गए हैं, दोनों को आपस में मैच करना है। फर्स्ट है लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि जो है वो क्या करती है? तो वो लाला रस स्राव करती है। दूसरा है अमाशय। अमाशय में अम्ल का निर्मोचन यानी अम्लों का निर्माण होता है, निकलते हैं अम्ल। तीसरा है यकृत। यकृत में पित्तरस का श्रावण होता है। मलाशय। मलाशय में बिना पचे भोजन का भंडारण यानी इकट्ठा होता है, जो खाना पच नहीं पाता है तो वहाँ वो इकट्ठा होता रहता है मलाशय में। क्षुद्रांत्र में पाचन का पूरा है, छोटी आंत में पाचन जो है पूरा हो जाता है। वृहद आंत में जल का अवशोषण यानी जल उसमें पूरा अवशोषित कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में एक चित्र दिया गया है, उसमें हमें बताना है कि ये कौन कौन से हमारे पाचन तंत्र के अंग हैं, उनके हमें नाम लिखने हैं। तो देखिए ये हमने इसको नाम लिख दिए हैं। तो ये हमारी अमाशय है जिसको हम पेट भी बोलते हैं, ये हमारी अमाशय है। ये हमारा लीवर है, पित्ताशय जिसके अंदर पित्त इकट्ठा रहता है। ये अग्नाशय है, इससे भी अग्नाशय रस स्रावित होता है। छोटी आंत है जो कुंडली कुंडली सी हो रही है, ये पतली, ये हमारी छोटी आंत है। ये मोटे वाली जो है ये हमारी बड़ी आंत है और नीचे ये मलाशय है। इसका आप बच्चों कॉपी में डायग्राम भी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या हम केवल हरी सब्जियों का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। यदि केवल हम क्वेश्चन में हमसे कहा गया है यदि केवल हम हरी सब्जी या घास खाएं तो हम जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, क्या हम जीवित रह सकते हैं? चर्चा कीजिए। आंसर है नहीं, हम केवल हरी सब्जियों और घास का भोजन कर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए क्योंकि घास और हरी सब्जियों में सेल्यूलोज भरपूर होता है जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जिसका बहुत से जंतु एवं मानव पाचन नहीं कर पाते। तो घास के अंदर क्या होता है? सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज जो है एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। अभी हमने बताया था केवल उस रूमिनेंट ही उसका पाचन कर सकते हैं, मनुष्य उसका पाचन नहीं कर सकते और जो जंतु घास नहीं खाते हैं वो भी उसका पाचन
नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो आहार नाली है मनुष्यों की, उसमें क्या है, वो जीवाणु प्रेजेंट नहीं रहता है जो सेलुलोज का पाचन करता है। तो मनुष्य और जो जीव जंतु घास नहीं खाते हैं वो जीवित नहीं रह पाएंगे, यानी वो हरी साग सब्जियों भोजन पर जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो बच्चों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक